डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं। पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण और पाठ है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि आरंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, क्योंकि वह लोग गुफाओं में रहते थे या जंगल में रहते थे और बारिश के दिनों में वो अपनी गुफाओं में रह के अपनी रक्षा करते थे या ठंड के समय में। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, खेती करनी शुरू की, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अनुकूल बनाया। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध थी और भूमि भी उपजाऊ थी। बस्तियाँ वहीं बनाई जाती थी जहाँ पे उनको जल आसानी से मिल जाए और साथ में उसकी मिट्टी भी उपजाऊ हो। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के लिए ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, हमारा आपस में एक दूसरे शहर से दूसरे शहर तक व्यापारी लोग आने जाने लगे और विनिर्माण करने लगे दोबारा उसका, तो उसमें बस्तियों का जो है बड़ा रूप हो गया। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु घाटी, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियाँ वे स्थान या भवन हैं। बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए चयन के लिए प्राकृतिक दशाएँ होती हैं। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए और उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। स्थायी वो होती हैं जो पक्की होती हैं और जो अस्थायी होती हैं वो चलती फिरती होती हैं, मतलब कि कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। जैसे घने जंगलों में, गर्म या ठंडे रेगिस्तान और पर्वतों में के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते रहते हैं। और यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ऋतु प्रवास लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, यानी कि जहाँ मौसम ज़्यादा उनके अनुकूल होता है उनके पशुओं के, वहीं पर वे अपना बस्तियाँ जाकर बना लेते हैं और कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के निम्नलिखित विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, मछली पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या परिकीर्ण हो सकती है। सघन मिस जहाँ ज़्यादा आबादी भी हो सकती है और परिकीर्ण मिस थोड़ी आबादी भी हो सकती है, कि रहने वाले लोगों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आस पास बने होते हैं। परिकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं और इन प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव हो जाता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म या स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं और जिनकी छतें जो है वो घास फूस की बनी होती हैं और स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृणमिस घास आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। नगरीय बस्तियाँ में नगर छोटी एवं शहरी उससे बड़ी बस्तियाँ होती हैं और नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं और अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के
नाम लिखिए। अब यहाँ आपको अपने गाँव के, शहरों के और नगरों के नाम बताने हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन का मतलब होता है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जाते समय हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, वो परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे बस हो गया। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए लोगों को अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए वे पशु का उपयोग करने लगे। फिर धीरे धीरे पहिए की खोज ने परिवहन को आसान बना दिया और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का उपयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे गाँव में या शहरों में भी कभी आपने देखा होगा, कस्बों में, कि लोग घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते हैं या ऊँट के पीछे गाड़ी लगी होती है, ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है। आप बर्फ़ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है? हम क्या कहलाते हैं? बहुत जो बर्फ़ से बने आवास होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं और वे वहाँ बनते हैं जहाँ पे सारा वर्ष बर्फ़ पड़ती है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग या थली मार्ग होता है, सड़क के द्वारा आते थे और हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, यानी कि बहुत ही आसान साधन हो गया हवाई यात्रा से। तो और आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करता है। परिवहन के उन साधनों की सूची आपको बनानी है जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। इसको एक कॉपी में अलग से कर लेना आप। परिवहन के 4 मुख्य साधन होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग के लिए किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है और मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों में भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं और फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च के लोगों का आगमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल और विद्युत इंजनों ने भी व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की जो गति है वो और भी तेज हो गई है और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से, मतलब कि बहुत ज़्यादा विशाल रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया का सबसे बड़ा है, यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप में जो है भारत में जो है रेल मार्गों का जाल सबसे बड़ा है। जल मार्ग, प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता होता था। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री जल मार्ग। नावें, नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता था और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए करते हैं और ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। बड़े बड़े पतन बनाए जाते हैं इनके। और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका के न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका के डबरन और एवं कैप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये जो है इन पत्तनों के नाम विशेष रूप से आते हैं। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है और ईंधन
की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे या तूफान से खूब प्रभावित होता है। उन दिनों में जो है फ़्लाइटें नहीं चलती हैं। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, और विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े आदि दवाएं बांटने में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साधन है। जब कहीं भी देश में कोई ऐसी आपदा आ जाती है कि बाढ़ आ जाती है और वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर से जो है लोगों को भोजन, जल, कपड़े तथा उनको बचाने में इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वायु मार्ग का। और कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन इस प्रकार वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों को संचार कर सकते हैं, और इसलिए इसको जनसंपर्क का माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है, और तेल की खोज, वनों के सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान यानी कि मौसम का कल कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में पहले अनुमान पता चल जाता है, और आपदा एवं पूर्ण चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रिक मेल या ईमेल भी भेज सकते हैं, और आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचारिक अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। और ये मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है आज हम मिनट से बैठे अपने दोस्तों से व्हाट्सएप द्वारा या दूसरे फेसबुक से बातें कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी विदेश में हो। और इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा व होटल तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच और लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। धन्यवाद।